गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने बहुत से रोगों के बारे में समझा था। आज एक जो इम्पोर्टेंट है रोग मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है, कारण क्या है, वाहक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। देखिए मलेरिया एक क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक या परजीवी या प्रोटोजोन से संक्रमित होने वाले रोग हैं। यानी मलेरिया जो फैलता है वो किससे फैलता है, ये जरूरी नहीं है कि मच्छर से ही फैले। वास्तव में मच्छर में जो वाहक होता है, मच्छर एक क्या होता है, इसका वाहक होता है। मलेरिया कैसे, आपका जो प्लाज्मोडियम रहता है, प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी यानी जो दूसरे मैं परिजीवी की पहले आपको कक्षा 11 में ही डेफिनेशन दे चुका हूँ। अध्याय शुरू हुआ था तब भी हमारा जो एक लेक्चर था उसमें भी जो परिजीवी सहजीवी इनके बारे में मैं लेक्चर दे चुका था। ठीक है, परिजीवी क्या होता है एक बार बता दूं, जो दूसरे के शरीर पर निवास करके अपना जीवन का पूरा पर्यंत जीवन बिताता है, उसे परिजीवी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परिजीवी प्रोटोजोन यानी प्रोटोजोन समूह में आता है। संक्रमण से होने वाला रोग है। मादा एनोफ्लेजिस मच्छर या प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य करती है। मच्छर सिर्फ जो मादा मच्छर रहता है, कौन सा मच्छर, मादा आपका एनोफ्लेजिस मादा मच्छर, इसे मादा मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहक का कार्य करती है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्य में निम्न 4 प्रकार के मलेरिया उत्पन्न करती है। कौन कौन से, पहला ठीक है सूदम या तृतीयक मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के संक्रमण से होता है। इसमें ज्वार की ठीक है पुनरावृत्ति 48 घंटे बाद होती है। यानी ये मलेरिया जो आपका प्लाज्मोडियम बायोवेक्स ठीक है होता है, इसमें 48 घंटे बाद पुनः जो ज्वार है उसकी पुनरावृत्ति होती है। दूसरा है दुर्गम तृतीय मलेरिया। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम ठीक है प्लेस्पीपेरम के संक्रमण से होता है। ध्यान रखना जो आपका दुर्गम तृतीय मलेरिया है वो किससे, प्लाज्मोडियम प्लेस्पीपेरम के माध्यम से संक्रमित होता है। इसकी भी पुनरावृत्ति 36 से 48 घंटे में होती है। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। अगर ये मलेरिया हो जाता है तो जो इसमें मृत्यु दर की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि संक्रमित जो लाल रोधिर कर्का समूह से चिपक कर रोधिर कोशिकाओं में रोधिर के मार्ग को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। यानी इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जो आपका मृदुत तृतीय मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम प्लेस्पीपेरम रहता है, यह लाल रक्त कणिकाओं में मिलकर उनके वाहक को रोकता है। जब उसके वाहक को रोका जाता है तो फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। जब रक्तचाप बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, रोगी की मृत्यु होगी। और आपका इसमें तीसरा है जो 4 भागों में बांटा है, चतुर्थ मलेरिया। यह है प्लाज्मोडियम मलेरी के संक्रमण से होता है। इसमें ज्वार की पुनरावृत्ति 72 घंटे बाद होती है। इसके पश्चात जो चौथा है आपका ओवेल मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम ओवेल के संक्रमण से होता है और इसमें ज्वार की पुनरावृत्ति कितनी 48 घंटों बाद होती है। उपयुक्त जो प्रकार के में आपके प्लाज्मोडियम बाइवेक्स सर्वाधिक सामान्य मलेरिया होता है। जो मैंने आपको हेडिंग लिखी है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का जीवन चक्र, ठीक है, यह सामान्यतः मलेरिया होता है जो अधिकतर लोगों में जो वाहक होता है मच्छर के द्वारा यह होता है। अधिकतर 90% लोगों में यही आपका प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का जीवन चक्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब, ठीक है। यह मुख्यतः इसी पर आधारित है। देखिए अब पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का जीवन। प्लाज्मोडियम एक द्विपोषीय परिजीवी, अर्थात इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है। 2 पोषदों यानी 2 भागों में। देखिए कौन कौन से, मनुष्य तथा मादा मच्छर। मनुष्य और मादा मच्छर, मनुष्य का प्राथमिक पोषद है जिसमें प्लाज्मोडियम का ठीक है अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य में ही प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन होता है, जबकि मादा
एनोफेजिलिज मच्छर इसका द्वितीयक पोषक होता है, जिसमें इसका लैंगिक जनन व बीजाणु जनन होता है। लैंगिक जनन या बीजाणु जनन होता है। ध्यान रखना, जो प्राथमिक इसमें अगर कहा जाए तो मनुष्य होता है, प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। किसका? प्लाज्मोडियम जो रहता है आपका, उसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, द्वितीयक मच्छर होता है। मनुष्य में अलैंगिक जीवन चक्र, अब मनुष्य में इसका अलैंगिक जीवन चक्र कब तक होता है? देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मादा एनोफेजिल मच्छर के काटने से होता है। आपने अभी तक पढ़ा होगा 10वीं तक की किताब में, ठीक है। प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था एस्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथि से होती है। एस्पोरोजोइट जो मच्छर होता है उसकी जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में होती है। और मादा एनाफिलिस जब अपने चुभाने या चूसने वाले, ठीक है, मुखांगों की सहायता से मानव का रक्त चूसती है, तब लार में उपस्थित, ठीक है, प्रतिस्कंदन रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। और प्रतिस्कंदन क्या करता है? थक्का बनाने से रोकता है। और लार के साथ संक्रमण या ज्वारो स्पाइडर भी रक्त में निवेशित हो जाते हैं। और इसी में क्या होता है, जो आपका स्पैरोजोइट भी रक्त में निवेशित हो जाते हैं। और स्पैरोजोइट की संरचना, स्पैरोजोइट 6 से 15 म्यू लंबा, ठीक है, तुर्क रूपी या हंसियाकार जो आपने देखा, हंसिया जो सामान्यतः हमारे घरों में उपयोग किया जाता है, हंसियाकार आकृति में होता था तथा कुछ गतिशील एक केंद्रीय होता है। गतिशील होता है, पर इसकी संरचना कैसी होती है? एक केंद्रीय होती है। इसके बाहर की तरफ एक दृढ़ परंतु लचीली आपकी एलिफिल, ठीक है, आवरण होता है। इस अग्रभाग पर सकेंद्रीय छल्ले होते हैं। इसकी आकृति पर जो अगला वाला हिस्सा होता है उसे छल्ले नुमा संरचना बनती है। वो छल्ले नुमा संरचना शीर्ष टोपी कहा जाता है। इसमें एक जोड़ संक्रमण अंग खुलते हैं और मध्य भाग के निकट तथा सूक्ष्म क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें माइकोप्लाज कहते हैं। इसी को हम माइकोप्लाज कहते हैं। और कोश का द्रव में केंद्र के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्रव्य जाल आदि अंग भी इसमें पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं पाए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, अंतःजालिका भी पाई जाती है। यकृत में इसके साइजोगोनी, यानी यकृत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यकृत में इसके साइजोगोनी मनुष्य रोधिर में पहुंचने के लगभग आधे से 1 घंटे में ही स्पैरोजोइट यकृत में पहुंच जाते हैं और यहाँ अपने संक्रमण अंगों द्वारा, ठीक है, स्रावित या ऊतक नासी एंजाइमों की सहायता से रोधिर कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं और फिर यकृत कोशिकाओं में यह प्रवेश कर जाते हैं। रोधिर कोशिकाएं रहती हैं, उससे बाहर आ जाते हैं और यकृत कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। रोधिर कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? यह जो स्रावित अंग होते हैं आपके ऊतक नासी, उनके एंजाइमों की सहायता से यह बाहर आते हैं और कोश के जो ऊतकीय कोशिका होती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उसमें प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? पूर्व रक्ताणु या साइजोगनी, यानी किसी यकृत कोशिका में प्रवेश करने पर ये क्या करते हैं? स्पैरोजोइट या इसके कोशिका द्रव का भक्षण कर लेते हैं। जैसे जाएंगे उसके कोशिका जो द्रव रहेगी, जिस अंग में जाते हैं कोशिका द्रव का भक्षण कर लेंगे और करके तथा वृद्धि करके गोल क्रिप्टोजोइट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और क्रिप्टोजोइट एक क्या है? क्रिप्टोजोइटस में विभाजित हो जाता है। और क्रिप्टोजोइट में विभाजित हो जाए, जिनके दबाव में यकृत कोशिका फट जाती है। और इसके ही दबाव में क्या होता है? जो यकृत कोशिका होती है वो फट जाती है और यकृत कोशिका के फटने से मुक्त हुए क्रिप्टोजोइट्स से कुछ पुनः नई यकृत कोशिकाएं में प्रवेश करके बाहर रक्ताणु या साइनोजोगी प्रारंभ कर देते हैं तथा शेष रोधिर में पहुंचकर जो लाल रोधिर कणिकाओं में, ठीक है, प्रवेश कर एंथ्रोसाइटिक चक्र प्रारंभ कर देते हैं। एंथ्रोसाइटिक चक्र प्रारंभ करते हैं। पूर्व रक्त स्त्रावण या साइजोगोनी लगभग
8 से 10 दिन में पूरी होती है। पूरी प्रक्रिया कितने दिन में? 8 से 10 दिन में पूरी होती है। और मच्छर के काटने के समय से एंथ्रोसाइटिक चक्र के प्रारंभ होने तक ही की अवधि को पूर्व प्रत्यक्ष काल कहते हैं। और इसी अवधि को क्या कहते हैं? पूर्व प्रत्यक्ष काल कहा जाता है। बाह्य रोधिर कणिका या साइनोजोग्नी क्रोटो, इसमें क्या होता है? क्रेप्टोजॉइनिक या नए यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करता है? जब बाह्य रोधिर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पहुंचकर यह कोशिका द्रव का भक्षण करता है और कोशिका द्रव का भक्षण वृद्धि करके मोटोक्रिप्टोजॉइंट में परिवर्तित हो जाता है। मोटोक्रिप्टोजॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, लघु, ठीक है, और दूसरा ब्रत्तोमाइटोक्रिप्टोजॉइंट में विखंडित के पश्चात यह 64 भागों में विभाजित हो जाती हैं। 64 भागों को बोला जाता है। बाह्य मेटाक्रिप्टो, ठीक है, जॉइंटस कहा जाता है और लघु मेटा जॉइंटस में विखंडित होकर यह लगभग 1000 लघु मेटा जॉइंटस टाइम में बनाते हैं और रोधिर में मुक्त होकर नए रोधिर चक्र का प्रारंभ करते हैं और यहीं से नए रोधिर चक्र का इनमें प्रारंभ होता है। और रोधिर चक्र में एक्सी या एथोसाइटिक चक्र के पूर्व अथवा बाद में इसमें मीटोजॉइंटस रोधिर में प्रवेश करते हैं और लाल रोधिर कणिकाओं में प्रवेश करते ही चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिन्हें निम्नतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इन्हें निम्नतः करीबन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो या तो आप विद्यालय में आइए, क्लासें चालू हो गई हैं और आप क्लास का लुत्फ उठाइए। और वैसे आपकी क्लासें ऑनलाइन बंद होंगी, जैसे आपके स्कूल खुल गए हैं तो ऑनलाइन क्लासें बंद होंगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आप विद्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।